Everyone, so in the last video we have discussed about the basic meaning of sampling और आज की वीडियो रहेगी सैम्पलिंग पार्ट 2 जिसमें हम सैम्पलिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ सेमेस्टर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सैम्पलिंग के टॉपिक को ख़त्म करेंगे. So in the last video we have discussed about the basic meaning of sampling like basic parameters of sampling, probability distribution of sample mean, probability distribution of sample proportion. आज हम देखेंगे probability distribution of sample mean में कुछ important assumption and center limit theorem. We know that ये दो assumption है जो हमें लेके चलनी है. पहले assumption क्या है? If पॉपुलेशन डेटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारा पॉपुलेशन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा देन आवर सैम्पल मीन ऑल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुमने पिछले सेमेस्टर में किया होगा. अगर पॉपुलेशन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो हमारा सैम्पल मीन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा. और सेकंड अजम्पशन है इफ़ पॉपुलेशन डेटा डू नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन फॉर लार्ज एन, और कितना लार्ज होना चाहिए एन शुड बी ग्रेटर देन 30 देन सैम्पल मीन फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जब हमारा पॉपुलेशन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करेगा और हमारा जो सैम्पल है, जो हमारे स्मॉल एन की वैल्यू है, जो हम सैम्पल उठाएंगे उसकी वैल्यू अगर 30 से लार्ज आएगी तो हमारा सैम्पल मीन विल फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और यही हमारी CLT है, दैट इज़ सेंटर लिमिट थ्योरम. सेंटर लिमिट थ्योरम हमें क्या बताती है? सेंटर लिमिट थ्योरम स्टेट करती है कि पॉपुलेशन डेटा डज नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द वैल्यू ऑफ द सैम्पल इज़ लार्ज देन द 30 देन सैम्पल मीन फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ रैंडम सैम्पल साइज ऑफ n equal to 9 is drawn from a normal population with mean equal to 20 and standard deviation is 15. Find the probability that sample mean lying between 10 and 25. अब सबसे पहले हम हमेशा इन दो assumption को देखेंगे, इनको हमेशा दिमाग में रखना है. अगर पॉपुलेशन का डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तब तो सैम्पल मीन क्या करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा ही. यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है इन द क्वेश्चन दैट अ रैंडम सैम्पल साइज n that is small n is given as 9 is drawn from a normal population. तो population follows the normal distribution. अब हमने लिख लिया यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है. स्मॉल n की वैल्यू गिवन है 9, म्यू दैट इज़ पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है 20, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 15. और हमें क्या बताना है? हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सैम्पल मीन की दैट लाइज बिटवीन 10 to 25. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैम्पल मीन लाइंग बिटवीन 10 and 25. ये हमसे पूछा है. तो sample mean follows the normal distribution because population follows the normal distribution, that's why sample also follows the normal distribution. So sample mean follows the normal distribution. normal distribution में क्या होता है? सबसे पहले expectation of x bar आएगा कोमा variance of x bar. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था that expectation of x bar is equal to the mu, सैम्पल मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन. और हमें पॉपुलेशन मीन कितना दिया हुआ है? 20. तो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार की वैल्यू कितनी मिल गई? 20 मिल गई. अब हमें बताना है वेरिएंस ऑफ एक्स बार. वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होगा? इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स बार. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार को हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार भी बोल सकते हैं. स्टैंडर्ड एरर की क्या डेफिनेशन बताई थी? स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल मीन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार. अब यहाँ पे हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए हम विद रिप्लेसमेंट लेंगे. दैट इज़
सिग्मा अपॉन रूट एन, जिससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार मिल जाएगी, बिकॉज सिग्मा इज गिवन एज 15 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन दैट इज़ 9. इधर से हमें वेरिएंस की वैल्यू मिल गई 5. सो एक्स बार follows the normal distribution. Expectation of x bar is equal to 20 and variance of x bar is 5 का square. Okay. नाउ टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल. उसके बाद हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं. और स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मीन को माइनस करना पड़ता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ता है. हमें अपनी प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, हमें सैम्पल मीन को बताना है 10 और 25 के इंटरवल के बीच में. सो वी हैव टू सबट्रैक्ट द मीन एंड डिवाइडेड इट टू द स्टैंडर्ड डेविएशन. हम वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे. प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 10 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 एंड एक्सपेक्टेशन है 20. तो 10 माइनस 20 अपॉन 5 लेस देन एक्स बार माइनस 20 अपॉन 5 लेस देन 25 माइनस 20 अपॉन 5. इधर से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी और z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. क्यों, जब हम इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी -2, इसको सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1 और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं z. अब z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम वैल्यूज़ देखेंगे और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 बिकॉज ये लेस देन 1 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2. इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2, क्योंकि इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं जब हम साइंस को कन्वर्ट करते हैं. और हम प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मिलनी मुश्किल है z ग्रेटर देन 2, तो इसीलिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2 और ये वैल्यू हम z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा आंसर होगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. फ्रॉम अ लॉट ऑफ 800 यूनिट्स. जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज़ तुम्हारे पास गिवन है, कौन सी पॉपुलेशन वाली वैल्यूज़ गिवन है और कौन सी सैम्पल वाली वैल्यूज़ गिवन है. सो फ्रॉम अ लॉट ऑफ 800 यूनिट्स ऑफ एन आइटम अ सैम्पल ऑफ 800 यूनिट्स इज सेलेक्टेड. सो दिस वन इज़ large n and this one is small n. The 800 units are known to have mean weight is 1.030 kg and standard deviation is 150 gram. तो ये population mean और population standard deviation हमारे पास given है और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है find the probability that sample mean value is not less than 1 kg. हमसे पूछा गया है कि हमारा जो सैम्पल मीन आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 kg से लेस नहीं होनी चाहिए. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. अब भी ये क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारे दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि कहीं भी जिक्र नहीं है कि पॉपुलेशन का जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं. तो तुम्हें खुद चेक करना है. अब चेक कैसे करते हैं, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी. अगर स्मॉल n की वैल्यू लार्ज n के 5% से ज़्यादा आ जाती है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा. स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 100 है. 5/100. लार्ज n की वैल्यू क्या है, 800 है. तो 100 इज़ ग्रेटर देन 40. येस, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. और वैसे भी n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 100 है, n की वैल्यू 30 से ज़्यादा है. तो सेंटर लिमिट थ्योरम से भी ये सैम्पल मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं. वैल्यूज़ हमारे पास क्या गिवन है, तो हम सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेंगे. यहाँ पे लार्ज n इज़ गिवन एज 800, स्मॉल n इज़ 100, म्यू इज़ 1.030 kg जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स में, दैट इज़ 1030 ग्राम्स.
Standard deviation of population is given as 150 gram and we have to find probability of sample mean should be greater than 1000 grams. ये भी मैंने 1 kg से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है. Sample size is greater than 30, so sample mean follows the normal distribution using CLT, using the center limit theorem. तो हमें सैम्पल मीन को फॉलो करवाना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वी हैव टू फाइंड आउट एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार जिसका प्रोसीजर सेम रहेगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन विच इज गिवन एज 1030 ग्राम. लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार है जो कि इक्वल होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का, उसका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा. मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था इफ़ एन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5% ऑफ लार्ज एन वैल्यू तो विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ होगा. और अभी अभी हमने निकाला है इसकी वैल्यू 100 है और इसकी 40 आ जाएगी, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का स्टैंडर्ड एरर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्मॉल रूट एन इनटू रूट एन माइनस एन एन माइनस 1. ये हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो आ जाएगी 14.03. ये तुम कैलकुलेट कर लेना. और सैम्पल मीन विल फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सपेक्टेशन एज 1030 एंड वेरिएंस एज 14.03 का होल स्क्वायर. वैसे भी तुम्हें कैलकुलेटर लेके जाना तो अलाउड होता ही है, तो ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया है. उसके बाद वही हमें करना है, हमें मीन को माइनस करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है. ऐसे ही हम करेंगे, यहाँ पे z आ जाएगा और ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली. अब क्वेश्चन 3 देखते हैं. क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 थोड़ा सा डिफरेंट होगा. पहले क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर प्रोसीजर तो सेम ही रहता है हर क्वेश्चन का. Assume that the population of 500 wage earners, the mean annual salary is 13,200 rupees and the standard deviation is 2,000 rupees. तो यहाँ पे लार्ज एन की वैल्यू है 500, यहाँ पे पॉपुलेशन मीन है 13,200, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है 2,000. If a random sample of 100 is drawn from the population, determine the following things. सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार. वही सेम प्रोसीजर होगा. हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन दैट इज 13,200. हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आ चुकी है. अब हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार. अब लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू को चेक करते हैं. एन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? स्मॉल एन की वैल्यू 100 दी हुई है. अब हमें यूँ देखना है कि स्टैंडर्ड एरर का विद रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमें या विदाउट रिप्लेसमेंट वाला. हमें पता है हमें कैसे चेकआउट करना है. एन शुड बी ग्रेटर देन 5% ऑफ लार्ज एन. एन कितना दिया हुआ है? 100 इज इक्वल टू 5% ऑफ लार्ज एन कितना दिया हुआ है हमारे पास? 500. इसको हम इससे कट कर देंगे, दैट इज़ 500 इज़ ग्रेटर देन 25. तो 100 ग्रेटर देन है 25 से, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट वाला और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देंगे. यहाँ पे गिवन भी है, तुम देख सकते हो. और सैम्पल मीन फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज स्मॉल एन की वैल्यू जो है वो 30 से ग्रेट है. सो बाय यूजिंग द सेंटर लिमिट थ्योरम sample mean follows the normal distribution with expectation is this and variance is this. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन के बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन. हमें पता है बिल्कुल सेम प्रोसीजर रखना है यार. जैसे ही सैम्पल मीन फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही सैम्पल प्रपोर्शन इज ऑल्सो फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सपेक्टेशन पी एंड वेरिएंस स्मॉल पी. हमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा दैट एक्सपेक्टेशन पी इज ऑलवेज इक्वल टू लार्ज पी. और स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन के 2 फॉर्मूले थे, एक विद रिप्लेसमेंट वाला और एक विदाउट रिप्लेसमेंट वाला. आई होप तुमने लर्न कर लिए होंगे बिकॉज दिस फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसको भी एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं यार. अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ डिटरमाइंड दैट 25% ऑफ देयर सेल आर द क्रेडिट सेल्स.
a random sample of 75 is selected, what is the probability that the sample proportion will be greater than 0.34? अब जैसे यहाँ पे सैम्पल प्रपोर्शन का वर्ड आया, हमें समझ जाना है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है। सबसे पहले वैल्यू गिवन है लार्ज पी की, दैट इज़ 0.25। हमें फाइंड आउट क्या करना है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल पी शुड बी ग्रेटर देन 0.34। अब यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू 75 दे रखी है, दैट इज़ ग्रेटर देन 30। सो बाय यूजिंग CLT, दैट इज़ सेंटर लिमिट थ्योरम, प्रपोर्शन फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल p इज इक्वल टू लार्ज p, दैट इज़ 0.25, एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ p विद कुछ भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था और हमारे पास जो वैल्यू है मतलब कुछ भी गिवन नहीं था, तो हमने विद रिप्लेसमेंट वाला स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू निकाली, दैट इज़ 0.05। और फिर सेम तरीके से, क्योंकि हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल p शुड बी ग्रेटर देन 0.34, हमें पता है कैसे निकालनी होती है, हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है, हमें p माइनस हमें सैम्पल प्रपोर्शन का जो मीन की वैल्यू है उसको माइनस करना पड़ेगा, जो कि है 0.25 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन को से डिवाइड देना पड़ेगा, दैट इज़ 0.05 इक्वल टू 0.34 माइनस 0.25 अपॉन 0.05। यही प्रोसीजर रहेगा। इस वैल्यू को हम z बोल देंगे और ये जो वैल्यू आएगी इसको z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से फाइंड आउट करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। तुम देख सकते हो वही किया है मैंने जो पिछले पेज पे डिस्कस किया था, वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फॉलो करेगा, कैसे जी की वैल्यू निकालेंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बताऊंगी, फॉर्मूले की डेरिवेशन भी बताऊंगी और एक क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो y की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल हमने y की वैल्यू गिवन ली, y को एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया x1 x2 x3 xn टिल xn। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया y को, y इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 plus c3 x3 till cn xn, and we have to find the expectation of y and variance of y, and there are certain assumptions. So let us assume that expectation of xi equal to mu I and variance of xi are equal to sigma I square, and c1 c2 c3 till cn all are constant, and x1 x2 x3 till xn all are random variable. तो ये बहुत सिंपल है। एक्सपेक्टेशन ऑफ y तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है, c1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस c2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस cn एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। लेकिन वेरिएंस के फॉर्मूले को, क्योंकि वैसे डेरिवेशन आएगी नहीं वेरिएंस के फॉर्मूले की, लेकिन उसका लॉजिक भी मैं तुम्हें समझाऊंगी, उसकी डेरिवेशन भी मैं करवाऊंगी। पहले वेरिएंस ऑफ y के फॉर्मूले को देखते हैं। वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला गिवन है डबल समीशन i इक्वल टू 1 टिल i इक्वल टू n, j इक्वल टू 1 टिल j इक्वल टू n, ci cj कोवेरिएंस ऑफ xi xj। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। अभी पहले तुम फॉर्मूले को भूल जाओ, पहले हम दो एग्जाम्पल लेके चलते, दो टर्म्स तक, हम n टर्म्स तक नहीं लेंगे, हम दो ही टर्म्स का एग्जाम्पल लेंगे, बिकॉज n टर्म्स तक ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे इस डेरिवेशन में। तो y को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं c1 x1 प्लस c2 x2। वी नो द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ y, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। वही हम करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y का क्या स्क्वायर कर देंगे, दैट इज c1 x1 प्लस c2 x2 का स्क्वायर, माइनस एक्सपेक्टेशन y की वैल्यू पुट कर देंगे c1 x1 प्लस c2 x2 ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली टर्म को देखना, पहले बस तुम फर्स्ट टर्म पे फोकस करना। हम इस होल स्क्वायर को खोल देंगे, एक्सपेक्टेशन को अभी बाहर ही रखना। तो क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन c1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 c1 c2 x1 x2, कुछ भी नहीं किया, a प्लस बी
का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया और एक्सपेक्टेशन को भी बाहर ही रखना, माइनस इधर एक्सपेक्टेशन अंदर है और बाहर की तरफ स्क्वायर है, तो पहले एक्सपेक्टेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस C1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस C2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखो अब फर्स्ट टर्म की जो एक्सपेक्टेशन है उसको अंदर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगी, C1 स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2। अब मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया है और मैंने स्क्वायर भी कर दिया है साथ साथ में, दोनों स्टेप मैंने एक ही साथ किए हैं। तो पहले माइनस C1 स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर माइनस 2C1 C2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। अब क्या होगा, यहाँ पे C1 स्क्वायर और यहाँ पे भी C1 स्क्वायर की दो वैल्यूज़ हैं, C1 स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया और मेरे पास बचा क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर। देखो क्या बचेगा, जब मैं C1 स्क्वायर को कॉमन लूँगी ना तो मेरे पास बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हें कुछ वेरिएंस का नहीं लग रहा, मैंने ऐसा ही फॉर्मूला कुछ यहाँ पे वेरिएंस के लिए लिखा है, तो ये वेरिएंस किसका बन गया, ये वेरिएंस बन गया है x1 का। ऐसे ही हम C2 स्क्वायर को कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2C1 C2 कोवेरिएंस ऑफ x1 एंड x2, क्योंकि कोवेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो ये कोवेरिएंस, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया दो टर्म्स का, ये हमने वेरिएंस ऑफ y निकाल लिया है जो हम सिंपल प्रोसीजर से फॉलो करते हैं। लेकिन पिछले पेज पे मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था वेरिएंस ऑफ y का, और वो फॉर्मूला क्या था, डबल समीशन I इक्वल टू 1 टिल I इक्वल टू n, j इक्वल टू 1 टिल j इक्वल टू n, CI CJ कोवेरिएंस ऑफ xi एंड xj। अब उसी फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे ये y की वेरिएंस की वैल्यू और देखेंगे क्या दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, तो देखते हैं। और ये मैं तुम्हें इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम ये फॉर्मूला भूल लो ना, ठीक है, और क्या पता डेरिवेशन बाय चांस आ भी जाए तो कोई रिस्क नहीं लेना। तो हमने ये फॉर्मूला डाला है, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने I की वैल्यू भी 1 ली और J की वैल्यू भी 1 ली। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएंस ऑफ y डबल समीशन I इक्वल टू 1 टिल I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 1 टिल J इक्वल टू 2, CI CJ कोवेरिएंस ऑफ xi एंड xj। सबसे पहले मैंने I को भी 1 माना और J को भी 1 माना, तो क्या बन जाएगा, C I की प्लेस पे मैंने 1 रखा, J की प्लेस पे मैंने 1 रखा, तो ये तो बन गया C1 स्क्वायर। कोवेरिएंस xi की प्लेस पे x1 रखा, xj की प्लेस पे x1 रखा, तो ये बन गया C1 स्क्वायर कोवेरिएंस ऑफ x1 प्लस मैंने I की प्लेस पे तो 1 रखा और J की प्लेस पे 2 रखा, तो ये बना C1 C2 कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। अब मैंने I की प्लेस पे 2 रखा है, J की प्लेस पे 1 रखा है, तो ये बन जाएगा C2 C1 कोवेरिएंस ऑफ x2 x1 प्लस अब मैंने I की प्लेस पे भी 2 रखा और J की प्लेस पे भी 2 रखा, तो ये फॉर्मूला बना C2 स्क्वायर कोवेरिएंस ऑफ x2 x2। अब कोवेरिएंस ऑफ सेम टर्म्स क्या होता है, उसका वेरिएंस होता है, तो C1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 2 ये मैंने ऐड कर दिया 2C1 C2 कोवेरिएंस ऑफ x1 एंड x2 प्लस C2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2। ये बिल्कुल हमारे ऊपर वाले प्रूफ से मैच हो गया, तो इसीलिए ये फॉर्मूला जो था वो हमने डिराइव कर लिया है, जो कि तुम्हारे पेपर में बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। अब हम लास्ट मतलब जो इस चैप्टर का जो एक स्मॉल पार्ट है वो है इसी पे लाइक इस फॉर्मूले पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिसकी उससे तुम्हें और हेल्प लगेगी कैसे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो पास्ट ईयर पेपर से ही किए हैं। मैंने 3 टर्म्स में भी जर्नलाइज फार्मूला लिख दिया है, क्योंकि मैंने पास्ट ईयर्स देखा था तो उसमें 3 टर्म्स का भी था, तो 3 टर्म्स का भी वही है, सेम ही रहेगा।
y इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3, मतलब अगर लीनियर कॉम्बिनेशन दे दे तो वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला क्या रहेगा। एक्सपेक्टेशन का तो सिंपल ही रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू C1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस C2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस C3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x3। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला C1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस C2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस C3 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3 प्लस 2C1 C2 कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 प्लस 2C2 C3 कोवेरिएंस ऑफ x2 x3 प्लस 2C1 C3 कोवेरिएंस ऑफ x1 एंड x3। ये 3 टर्म्स के लिए मैंने जनरलाइज फार्मूला लिख दिया है। एक चीज़ एक नोट के रूप में तुम लिख सकते हो या रिमार्क छोड़ देना, दैट व्हेन xi's आर इंडिपेंडेंट देन कोवेरिएंस ऑफ xi एंड xj इज इक्वल टू 0। जब xi's तुम्हें इंडिपेंडेंट दे रखे होंगे तो ये जो लास्ट वाली टर्म है 2C1 C2 कोवेरिएंस x1 x2 2C2 C3 कोवेरिएंस x2 x3 प्लस 2C1 C3 कोवेरिएंस x1 x3 की ये जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि कोवेरिएंस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो तुम्हें फॉर्मूले में ये मेंशन नहीं करना है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो तुम्हें गिवन है दैट μ1 की ये वैल्यू है, μ2 की ये है, μ3 की ये है, σ1 इज़ दिस, σ2 इज़ दिस एंड σ3 इज़ 8 और xi तुम्हें इंडिपेंडेंट दे दिए हैं और तुम्हें फाइंड आउट करना है सबसे पहले क्या, y तुम्हें दे दिया है 27x1 प्लस 125x2 प्लस 512 x3। जैसे ही तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले तुम्हें एकदम तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए दैट दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करते हैं दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ y बिल्कुल सिंपल है, 27 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 125 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस 512 एक्सपेक्टेशन ऑफ x3। अब हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इज इक्वल टू μ1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 इज इक्वल टू μ2, एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 इज इक्वल टू μ3 और सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, ये वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। वेरिएंस ऑफ y वही सिंपल फॉर्मूला है, क्या है C1 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x2 प्लस C3 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3। और जो कोवेरिएंस वाली टर्म थी बिकॉज यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट दिया हुआ है तो इसलिए कोवेरिएंस वाली टर्म मैंने लिखी नहीं, और वही क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ x1 क्या हो जाएगा σ1 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x2 क्या हो जाएगा σ2 स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x3 क्या हो जाएगा σ3 स्क्वायर। तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, हम यहाँ से वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे और C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर ऑल आर कॉन्स्टेंट विच आर गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो ऐसे करना है यार। ये सैम्पलिंग की लास्ट वीडियो थी, यहाँ से सैम्पलिंग पूरा होता है स्टेट्स के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है।